law, ideal gas equation, वो सब पढ़ लिया है ऐसा करके. And more important thing is apart from ideal gas equation, डॉल्टन्स लॉ पढ़ लिया है. लास्ट क्लास में कुछ हम लोग वेपर प्रेशर उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, और वेपर प्रेशर के बेस पे 2 क्वेश्चंस भी किए थे. यस, यहाँ तक हुआ है ना? यस सर. यस सर. ठीक है. कुछ आज हम लोग यूडियोमेट्री पढ़ेंगे, यूडियोमेट्री और गैस एनालिसिस. उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एंड कुछ असाइनमेंट भी मिलेगा यूडियोमेट्री से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए. यू कैन से वो गैस स्टेट असाइनमेंट 2 हो सकता है तुम लोगों के लिए. If we have time, we'll start next topic, which is effusion or diffusion of the gases, है ना? ठीक है. और meanwhile कुछ डाउट्स रहेगा तो डाउट्स भी डिस्कस करेंगे. यस, तुम लोग को डाउट्स है कि नहीं है? सर मॉड्यूल में आई मीन जो आपने क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें है. अच्छा ठीक. जो क्वेश्चन बैंक सर वो जो स्लांट वाला बैरोमीटर का फिर से समझाओगे? हाँ ठीक है, वो भी समझ लेंगे. तो क्लास के अराउंड 10-15 मिनट्स जो बाद वाले टाइम. ठीक है. सो पहले हम लोग गैस स्टेट कंटिन्यू करेंगे. जो टॉपिक है हम लोगों का, लेट्स से इट इज यूडियोमेट्री और लेट्स से गैस एनालिसिस. सो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज नथिंग बट यूडियोमेट्री. है ना, यूडियोमेट्री. So as per यूडियोमेट्री is concerned, you can say इसी को हम लोग कुछ नाम ऐसा भी दे सकते थे. It is gas analysis and it is to find out. It is to find out composition. To find out composition of gaseous mixture. To find out composition of gaseous mixture, or let's say to find out molecular formula. To find out composition of gaseous mixture or to find out molecular formula of, let's say, gaseous compound. ये कहीं पढ़ा है? मुझे लगता है शायद मैम ने भी थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट में शायद तुम लोग को पढ़ाया है ना? मैं समझाता हूँ इसमें क्या है. For example, let's say if this container consists, suppose aqueous KOH. Aqueous KOH ये acidic है कि बेसिक है? बेसिक. ये बेसिक, या you can simply say strongly basic है ना? Now in this case, let's say यहाँ कुछ गैस हम लोग बबल करने वाले हैं सपोज, एंड रिमेनिंग गैसेस सपोज यहाँ से आउट होने वाला है. हेयर इन स्टार्टिंग ये जो वॉल्यूम है सब मिला के सपोज इट इज नथिंग बट 300 मिलीलीटर, एंड सपोज इन क्वेश्चन इट इज गिवन एज इट कंसिस्ट CO2 and let's say it consists CO. 2 gases present हैं उसमें. After you pass through KOH, the volume, let's say I can say ये V1 है और ये V2 है. The volume remaining is just 100 milliliter at, you can say, same pressure and temperature. अगर let's say V2 का वैल्यू इतना है. So here, can you suggest me कि volume of CO2 कितना है and volume of CO कितना है? But KOH इन दोनों में से किसको absorb कर लेता? CO2 को कि CO को? CO2 is acidic oxide. It can react with KOH. क्या compound बन जाता दोनों की reaction से? Do you think K2CO3 plus water बन जाता?
यस, एसिड बेस रिएक्शन करने से इट इज K2CO3 प्लस वाटर बन जाता है ना. सो वॉल्यूम ऑफ CO2, डू यू थिंक ये हो जाना चाहिए 200 मिलीलीटर एंड वॉल्यूम ऑफ CO हो जाना चाहिए 100 मिलीलीटर? जैसे Yes, sir. 300 Yes, milliliter sir. volume which containing CO2 as well as CO gas is passed through KOH. KOH can absorb CO2 out of this. तो जो बचा हुआ गैस है जो आगे पास होता, इट कंटेनिंग ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. सो कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम यहां से मिल जाता, लेट्स से मुझे 100 मिलीलीटर, और जो टोटल वॉल्यूम था इट कम्स आउट टू बी 300 मिलीलीटर. यस बच्चे, क्लियर है? So it is one of the simple way to express कि भाई यूडियोमेट्री का मीनिंग क्या है, कि हम मिक्सचर ऑफ गैस को पास करते हैं. सो पॉइंट इज रिलेटेड टू यूडियोमेट्री इज if let's say mixture of different gases is passed through, if the mixture of different gases is passed through, let's say pass through different reagent, if a mixture of different gases is passed through different reagent, which can absorb particular gas. I'm repeating again. If mixture of different gases is passed through different reagent which can absorb particular gas, and by measuring contraction in volume after every reagent, by measuring contraction in volume after every reagent, composition of mixture can be find out. यस बच्चे, स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? भाई आज बड़े शांत हो तुम लोग, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, ये तुम लोग कब से इतना शांत रहने लगे हो? तुम लोग तो हाँ ना कुछ तो बोलो. यस, तो लिखा है ये? एक मिनट. Yes, sir. ठीक है, बढ़िया. So I'm repeating again. Let's say ये जो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, if it is passed through series of different reagent which can absorb particular gas out of this mixture, तो जो गैस एब्जॉर्ब हो जाता उतना वॉल्यूम ऑब्वियसली उसका कम हो जाएगा, है ना? इतना सारे बच्चों ने लिख लिया कि नहीं लिखा है ये? लिख लिया सर. यस सर, लिख लिया. बढ़िया. Now you can see, let's say a reagent which can absorb different type of gases. So reagents absorbing different gases. Let's say first one, if it is CO2, it is SO2 and Cl2. They are the acidic gases and they can be absorbed by aqueous KOH, or they can be absorbed by calcium hydroxide. Yes, जो acidic gases है, they can be absorbed by alkaline solution or strongly alkaline solution. Similarly, let's say if I have a gas as, let's say, NH3,
Similarly, if I have a gas as, let's say, suppose H2O vapor, if we have gas as NO, if we have CO, if we have ozone, if we have, let's say, O2. Yes, can you suggest me कौन कौन से reagent हम लोग ले सकते हैं इन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए? जैसे NH3 के लिए क्या ले सकते हैं? किसी बच्चे को आइडिया है? वाटर सर। HCl. So usually if you take simply water, if you take simply, let's say, water, मैं इसको deliberately ऐसा लिख देता हूँ, water में practically ammonia can 100% dissolve, है ना? We'll see due to formation of stronger hydrogen bonding or something like this. तो जैसे अमोनिया को हम लोग वाटर में डालते हैं वो पूरी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना? ऐसा H2O वेपर के लिए क्या ले सकते थे हम लोग रिएजेंट? It is nothing but, let's say, anhydrous CaCl2, or it is anhydrous CuSO4. या तुम लोग ले सकते हैं एनहाइड्रस CaCl2, या हम लोग ले सकते हैं एनहाइड्रस CuSO4. NO के लिए यू कैन टेक, लेट्स से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 अप टू 9th क्लास, अप टू 10th क्लास. कहीं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऐसा पढ़ा है? यस सर। हाँ सर, पढ़ा है ब्राउन रिंग टेस्ट। Yes, so brown ring test में NO gas can be absorbed by FeSO4 to form, let's say, brown ring complex, है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए you can use अमोनिकल cuprous chloride CuCl. ओजोन के लिए you can use, let's say, turpentine oil. O3 के लिए you can use, let's say, alkaline pyrogalol. It is organic compound. Once we start organic chemistry, वहाँ इस compound का नाम देखेंगे, structure भी देखेंगे. But as per this eudiometry is concerned, you have to just remember CO2, SO2, Cl2 जैसे gases के लिए KOH है. अमोनिया के लिए सिंपली वाटर है. H2O वेपर के लिए एनहाइड्रस CaCl2 CuSO4 है. NO के लिए यू कैन से FeSO4. CO के लिए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड. ओजोन के लिए टर्पेंटाइन ऑयल एंड O2 के लिए एल्कलाइन पायरोगैलोल. सर वो H2O वेपर है, वी लिखा है आपने? हाँ, तो H2O वेपर है ना. तो H2O वेपर को एनहाइड्रस CaCl2 या एनहाइड्रस CuSO4 ले सकते थे. आई होप ये तो तुम लोगों ने कहीं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि ये जो एनहाइड्रस CuSO4 है वो व्हाइट होता है, बाय एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर वो ब्लू बन जाता है. हाँ सर। यस सर। सर वो CuCl2 होगा ना, COCl2 होगा ना, कोबाल्ट क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड. अच्छा, पहला वाला नहीं, कैल्शियम क्लोराइड है ना. एनहाइड्रस CaCl2 इज वेरी स्ट्रांग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना. अच्छा, CaCl2.6H2O में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. ठीक है सर। वो लास्ट में आपने क्या स्पेलिंग लिखी है? एल्कलाइन पायरोगैलोल, GALLOL. ओके सर। Concentrated solution है ना. Concentrated solution of, let's say, NaOH can also absorb moisture. ये इतना 7 लिखे तुम लोगों ने ये? यस सर। यस सर। हाँ सर। सर 1 मिनट। हाँ लिखो. सर वो पायरोगैल की स्पेलिंग फिर से बोलो। पायरो, PYROGALLOL. ओप्स। लिख के हुआ? यस। हाँ सर। ओके.
Next thing is, let's say you can say following assumptions are taken. Following assumptions are taken in, let's say, calculation of eudiometry. Following assumptions are taken in calculation of eudiometry. That's the first one. First assumption is volume of all the gases. Volume of all the gases are measured at constant temperature and pressure, and thus volume is directly proportional to number of moles. Volume of all the gases are measured at constant temperature and pressure, and thus volume is directly proportional to number of moles. Second point is, on, let's say, complete combustion of hydrocarbon, it gives CO2 gas and H2O. और आई होप ये बैलेंस रिएक्शन तुम लोगों ने लिखना सीखा है. X plus YY4O2 is converting to XCO2 plus YY2H2. Yes, लिखा है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही सपोज अगर ये CXHY and OZ होता तो ये बैलेंस रिएक्शन हो जाता X plus YY4 minus ZY2O2 and it will give XCO2, it will give YY2H2O. And one more reaction is CXHY and NZ when react with X plus YY4O2. Here balance reaction is XCO2 plus YY2H2O and let's say ZY2N2. So nitrogen is found to be non-combustible gas. N2 is non-combustible gas. N2 का as it is N2 ही रह जाएगा, उसका कंबसन नहीं होने वाला है. आई होप ऐसे रिएक्शन तुम लोग आसानी से बैलेंस भी कर लोगे. यस बच्चे, लिख के हुआ तुम लोगों का? यस सर. No, sir, sir. ठीक है, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट पॉइंट हुआ है ना, ये मिटा देता हूं. So third point is, if no temperature is mentioned, if no temperature is mentioned in reaction, it is assumed to be
If no temperature is mentioned in reaction, it is assumed to be 298 Kelvin, 25 degrees Celsius, है ना? And at this temperature, H2O will be liquid. At this temperature, H2O will be liquid, and its volume will be neglected in comparison of. Its volume will be neglected in comparison of gases. जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी समझा दूंगा कि भाई कैसे लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो सकता है गैस के कंपैरिजन में. फॉर एग्जाम्पल, एट लेट्स से NTP for 1 mole of, एक है मेरे पास H2O लिक्विड और लेट्स से एक है मेरे पास H2O वेपर. H2O लिक्विड का जो वॉल्यूम है इट विल बी जस्ट 18 मिलीलीटर and H2O vapor will be nothing but 22,400 milliliter. yes बच्चे क्लियर है? Yes, sir. The density of H2O liquid will be 1 gram per milliliter, so 18 gram का 18 milliliter हो जाता. और H2O vapor का जो वॉल्यूम है it will be 22,400 milliliter. सर NTP 25 डिग्री होता है कि 27? बेटा NTP 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर. STP होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार एज ए प्रेशर. अच्छा. SATP होता है 1 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, SATP है, कुछ लिखा है तुमने ऐसा? हाँ सर, याद है. यस बच्चे, लिखा है ऐसा तीनों की तीनों assumptions. एक मिनट. मैं पहले एक दो क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, फिर तुम लोग भी ट्राई करना इसके बेस पे. यस बच्चे, लिखा है ऐसा. देखो आयुष मुझसे कुछ पूछना चाहता है, बार बार एक मैसेज लिख रहा है. सर, डज एनी कंपाउंड एग्जिस्ट दैट एब्जॉर्ब HCl गैस? यस, HCl गैस विल आल्सो एब्जॉर्ब बाय लेट्स से KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एनी स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH. आयुष, ठीक है. मैं एक दो क्वेश्चन तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ. 2 क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, फिर 2 क्वेश्चन तुम लोग करना, बाकी फिर यूडियोमेट्री समझ में आ जाएगा, उतना मुश्किल सा है नहीं है ना. लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैं आराम से तुम लोग करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझना. अभी पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. 10 milliliter of gaseous hydrocarbon was burned completely in 80 milliliter of O2 at NTP. The remaining gases occupy 70 milliliter at NTP. This volume becomes 50 milliliter on treatment with KOH solution. What is the formula of hydrocarbon? So, as per question is concerned, it is
CXHY, ये जो हाइड्रोकार्बन है, when it combine with oxygen in balance reaction, we know it is X plus Y by 4O2. It will give, let's say, XCO2 and it will give Y2H2O. ये यहाँ गैस है, ये यहाँ गैस है, ये गैस है और H2O है यहाँ लिक्विड कन्फर्मली, है ना, एट NTP. इनिशियली जो वॉल्यूम गिवन है, दिस वॉल्यूम इज गिवन एज 10 मिलीलीटर, दिस वॉल्यूम इज गिवन एज 80 मिलीलीटर. ये 0 है, लेट्स से जब तक मेरा कंबसन नहीं हुआ है. कैन यू सजेस्ट मी इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन? हाइड्रोकार्बन. यस, एक तो इसमें अच्छे से लिखा ही हुआ है कि बर्न्ड कंप्लीटली, मतलब हाइड्रोकार्बन पूरा जल गया है. एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, डू यू थिंक CO2 बनेगा ही तभी जब O2 एक्सेस में होगा? अदरवाइज विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड. हाँ सर. यस सर. यस, तो ये मेरा 0 हो जाता, खत्म हो जाता है. डू यू थिंक जो ऑक्सीजन मेरे पास बचता, इट इज 80 minus 10 times of X plus Y by 4 मिलीलीटर, इतना बचता O2 की नहीं? टोटल 80 मिलीलीटर था और कितना कंज्यूम हो जाता इस हाइड्रोकार्बन के साथ? 10 times of X plus Y by 4. यस सर. यस सर. तो मैं फिर से समझा सकता हूँ, जो स्टोइचियोमेट्री है उसका मीनिंग वही होता है ना, कि 1 मिलीलीटर के साथ X plus Y by 4 मिलीलीटर, तो 10 के साथ कितना, 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसा ही जो CO2 का वॉल्यूम यहाँ प्रोड्यूस होता, 1 से X हो जाता था, तो 10 से कितना हो जाएगा, 10X. 10x. तो ये बन जाएगा 10X मिलीलीटर CO2 और H2O का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है, इट इज लिक्विड हेयर. टोटल ये जो वॉल्यूम गिवन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ लेट्स से CO2 गैस. डू यू थिंक इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज 70 milliliter? The remaining gases occupy 70 milliliter. Yes sir. And volume become 50 milliliter on treatment with KOH. तो KOH में 50 क्यों बच गया भाई वॉल्यूम? बाकी वॉल्यूम कहाँ गया? Sir, CO2 absorb हो गया. Yes, so can we say volume of CO2 which is nothing but 10x should be nothing but it is 70 minus 50 and yes, comes sir. out to be 20 milliliter, and from here x का value comes out to be 2. Yes? Yes sir. अच्छा, बाकी you can say 80 minus 10 times of x plus y by 4 this much milliliter. ये कितना हो जाना चाहिए था? 50. आफ्टर KOH से पास कराने के बाद जो मेरे पास बचेगा, इट इज जस्ट अ ऑक्सीजन गैस. फ्रॉम हेयर यू कैन से x plus y by 4 should be equal to 3, and from here y का वैल्यू comes out to be 4. ऐसा ही आएगा? यस सर. ठीक है. सो मेरे पास ये जो हाइड्रोकार्बन बचा, इट इज नथिंग बट C2H4. इस क्वेश्चन में या उसके सॉल्यूशन में कुछ डाउट है तो देखो, समझो, कॉपी करो उस चीज को. ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को अभी करने पड़ेंगे. सर वो 10x ml कैसे है आपको? वो 10x ml कैसे आया? अगर देखेगा तो हाइड्रोकार्बन का जो स्टोइचियोमेट्री है वो क्या है? 1 है. हाँ. और CO2 का जो स्टोइचियोमेट्री है वो x है. हाँ. तो डू यू थिंक 1:x का रेशियो होगा? हाँ. 1:x मींस 1 मिलीलीटर से अच्छा. x मिलीलीटर बनेगा. तो हाँ, फिर 10 10 से मिलीलीटर से 10x. कितना बनेगा? हाँ. 10x बन जाएगा, है ना? यस, आई एम रिपीटिंग अगेन, कुछ बच्चों के लिए ध्यान से सुनना.
ना इसका इसका जो रेशियो है, जो स्टोइचियोमेट्री का मीनिंग होता है, मींस इसका 1 मिलीलीटर कैन कंबाइन विद इसका x प्लस वाई बाई 4 मिलीलीटर कैन प्रोड्यूस इसका x मिलीलीटर। तो 10 वहां कंज्यूम हो रहा था तो 10x बन जाता CO2। ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो जाता? 10 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बाई 4 कंज्यूम हो जाता। 80 मिलीलीटर में से उतना हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये बच जाता मेरे पास वॉल्यूम ऑफ O2। वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी 50 सिंस आउट ऑफ 70 मिलीलीटर जो बच रहा था उसमें 20 तो CO2 था, तो बाकी जो रिमेनिंग वाला पार्ट था वो 50 होगा, एंड दिस 50 इज नथिंग बट O2। यस बच्चे, क्लियर है? सर एक और बार स्टार्ट से एक्सप्लेन करेंगे, ऊपर का लाइन भी नहीं दिख रहा है फिर। क्यों नहीं दिख रहा है? अभी बाकी बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है दिख अच्छा रहा चलो है। मैं फिर से रिपीट कर दूं। कुछ नहीं लिखा है वहां, ऊपर लिखा है CXHY, कोई हाइड्रोकार्बन है, उसके लिए बैलेंस रिएक्शन लिखा x प्लस वाई बाई 4 O2 गिव x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। इतना दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? वो मेरे स्क्रीन में नहीं दिख रहा था, मगर ठीक है आगे बोल दीजिए। ठीक है। अच्छा तो फिर बेटा उसके साथ लिखा था कि देखो CXHY 10 मिलीलीटर होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया था ना, गैसियस हाइड्रोकार्बन 10। अच्छा अच्छा ऑक्सीजन में दिख रहा है कि देखो 80 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है ना। अच्छा ये जो बैलेंस रिएक्शन है ना, ये जैसे मैं सपोज अगर कोई भी बैलेंस रिएक्शन देखो ऐसा लिखता हूँ, रुको ना, अगर मैं कोई भी बैलेंस रिएक्शन ऐसा लिखूं, A गैस व्हेन कंबाइन विद 2B गैस एंड गिव C गैस, तो इसका मतलब ये होगा क्या 1 मिलीलीटर इसके कितने मिलीलीटर के साथ कंबाइन करेगा? B के 2 के साथ कंबाइन करेगा ना, इसका मीनिंग यही है ना। अच्छा अब इसकी जगह अगर मैंने x प्लस वाई बाई 4 लिख दिया होता 2 की जगह, तो कैन वी से कि इसका 1 मिलीलीटर कैन रिएक्ट विद x प्लस वाई बाई 4 मिलीलीटर। तो 10 के साथ कितना होता है? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, है ना। तो आउट ऑफ 80 10 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बाई 4 तो कंज्यूम हो गया, तो जो बचा वो कितना बच जाएगा? 80 माइनस 10 है ना, 80 माइनस 10 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बाई 4। यस सर। CO2 बन जाता है यहाँ से देखो ऐसा 10x मिलीलीटर, है ना। तब मिला के क्वेश्चन में दिया है कि आफ्टर रिएक्शन जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इज गिवन एज 70 मिलीलीटर ना, सब खोने के बाद जो टोटल वॉल्यूम है इट इज गिवन एज 70 मिलीलीटर। उस 70 मिलीलीटर में 20 तो पक्का पक्का कार्बन डाइऑक्साइड है ना, 20 तो पक्का पक्का कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बाकी जो 50 बचा वो O2 है। तो हम लोगों ने 2 इक्वेशंस और लिख लिया, उससे सारे वेरिएबल्स हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, समझा। ठीक है। यस बेटा, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है? यस सर। यस सर। मेरे लिए एक दो और क्वेश्चन। इनिशियली वो टेनिस वाला नहीं समझा था सर, बट अब क्लियर है। अब क्लियर है पक्का? हाँ सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन था कि आपने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, बट अब ठीक है। भाई 10 टाइम्स वो कंज्यूम हो गया था बेटा 80 में से, तो 80 में से उतना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ऑक्सीजन बचा रहने के लिए, है ना। यस सर। ठीक, बढ़िया। चलो मेरे लिए एक देखो क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं तुम लोग की स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन मुझे तुम लोग करके दिखाओ। 10 milliliter of a mixture of CH4, C2H4 and CO2 were exploded with excess of air. After explosion, there was a contraction on cooling of 17 milliliter. And after treatment with KOH, there was a further reduction of 14 milliliter. What is composition of mixture? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होने वाला है? आफ्टर एक्सप्लोजन देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग ऑफ 17 मिलीलीटर,
मतलब कूलिंग करते समय 17 मिलीलीटर का कॉन्ट्रैक्शन है, यही मीनिंग हुआ ना इसका? नहीं? यस यस। सर। चलो अभी देख भी लेंगे क्या है इसका मीनिंग, और इसका मुझे कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं रिएक्शंस लिखूं तो कुछ ऐसा, CH4 कैन कंबाइन विद 2O2 कैन गिव CO2 एंड कैन गिव 2H2O। एक रिएक्शन तो ये हो गया। देखो एक बच्ची है जो मुझे तुरंत आंसर भी बता रही है। मैं तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं स्टार्ट करूं बेटा? सर एक बार ट्राई सर करने एक दो। मिनट, हाँ ट्राई करते हैं। ठीक है चलो एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं हेल्प करता हूँ तुम लोगों का। मैं तुम लोग के लिए रिएक्शन सेट लिस्ट लिख देता हूँ। एक रिएक्शन होने वाला है C2H4 प्लस O2 will give 2CO2 प्लस 2H2O, एंड यहाँ ऑक्सीजन को अगर हम लोग बैलेंस करते तो यहाँ जाता है 3O2। CO2 will remain same as CO2। ये अज्यूम कर सकते हो कि ये X मिलीलीटर है, ये Y मिलीलीटर है एंड ये Z मिलीलीटर है। रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो ये X मिलीलीटर बन जाता, ये 2Y मिलीलीटर बन जाता एंड इट विल बी Z मिलीलीटर। कूलिंग बाद में किया है आफ्टर द एक्सप्लोजन, तो डू यू थिंक ये तो स्टार्टिंग में गैस ही होगा? स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग में डू यू थिंक गैस ही होने वाला है? यस और सर। ये भी स्टार्टिंग में गैस ही होने वाला है। कूलिंग करने के बाद लिक्विड बन जाएगा वो अलग है ना? देखो मुझे किसी बच्चे ने आंसर तो दिया है, यस प्रथिनव कैसे कर लेता है भाई इतनी सब जल्दी जल्दी तू क्वेश्चंस? प्रथनव तुम्हारा आंसर सही है भाई। ठीक है ना, सही है एकदम बढ़िया। So CH4 plus 2O2 will give CO2 and 2H2O. C2H4 plus 3O2. यस केविन तुम्हारा आंसर भी सही है। देखना वो सर 5.5 है कि 4.5 है वो चेक करो एक बार। अच्छा टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होना चाहिए पहले मुझे ये बताओ बेटा। टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होना चाहिए? 14 मिलीलीटर है ना? 14 ml। Yes, so if you see volume of CO2 जो total volume है, it is X plus 2Y plus Z, and this volume of CO2 is found to be 14 milliliter. Same total volume of the mixture, which is X plus Y plus Z, is found to be 10 milliliter. And one more reaction here, one more reaction here is further contraction of 14 milliliter, ये तो यूज कर लिया है। अच्छा कूलिंग करते समय क्या हुआ है, ये जो 2x plus 2y है यही लिक्विड बन गया होगा ना, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम हो गया होगा, तो ये 17 मिलीलीटर।
इट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, H2O वेपर है ये। यस, तो यहां से तो सीधे सीधे मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा, y का। तो y का वैल्यू सीधे सीधे ही मिल गया कि ये 4 मिलीलीटर है। जैसे मेरे पास y का वैल्यू 4 मिलीलीटर मिला, यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.5 मिलीलीटर। 4.5। सर ये मॉड्यूल में से या फिर अपने अलग से दे रहे हो वर्कशीट वगैरह? इससे पहले वाला क्वेश्चन मॉड्यूल में था, ये क्वेश्चन मॉड्यूल का नहीं है बेटा। हाँ, आज ये अंदर ही वाले को मिल गया मॉड्यूल। अच्छा हाँ, ठीक है, बढ़िया है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल से दिया था, है ना। अच्छा, और ऐसा ही फिर मेरे पास Z का वैल्यू कितना आ जाएगा, डू यू थिंक 1.5 मिलीलीटर? यस सर। सो यहाँ Yes, से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ CH4 आया 4.5 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ C2H4 आया लेट्स से 4 मिलीलीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ लेट्स से CO2 आया 1.5 मिलीलीटर। नीचे ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, कुछ डाउट्स है तो मुझसे पूछो, अदरवाइज विल डू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सर आपने कैसे सॉल्व किया सर, बता सकते हो? सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ऐसे कुछ नहीं किया बेटा, हम लोगों को CO2 का वॉल्यूम पता ही था ना कि वो 14 मिलीलीटर है, क्योंकि जब KOS से पास किया था तो 14 मिलीलीटर का कॉन्ट्रैक्शन हो गया था। हाँ सर। तो वो आ जाता मेरे पास लेट से 14, है ना। फिर यहाँ दिया था x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू तो ऑलरेडी 10 दिया हुआ है। हाँ सर। फिर कूलिंग करने पे क्या होता, H2O वेपर लिक्विफाई हो जाता। कूलिंग करने पे H2O वेपर लिक्विफाई हो जाता। तो कूलिंग करने से वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन विल बी नथिंग बट H2O वेपर का वॉल्यूम। Now if you see both reactions, H2O वेपर का वॉल्यूम सब मिला के 2x plus 2y आ जाएगा, और फिर x y z के 3 लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल, तीनों को सॉल्व कर लिया। यस बच्चे, क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। ना कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछना जरूर, है ना। 2 मिनट। विनीत बेटा, ये जो 17 मिलीलीटर है ये क्या लिखा है, आफ्टर एक्सप्लोजन देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 17 मिलीलीटर ऑन कूलिंग। कूल करने पे हम लोग क्या करते, H2O वेपर को H2O लिक्विड बना लेते। तो ये H2O वेपर का वॉल्यूम है, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम तो नेग्लेक्ट कर सकते थे हम लोग। विनीत ना समझ में आ रहा 17 कैसे आया है? बेटा किसी और बच्चे को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, सर नेक्स्ट वो क्वेश्चन। उसका हाँ, मतलब क्या है सर, कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग ऑफ 17 ml? देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग ऑफ 17 मिलीलीटर मींस 17 मिलीलीटर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ कूलिंग करने से। हाँ। कूल करने से जो H2O वेपर होगा वो H2O लिक्विड बन जाता है ना। हाँ सर। अच्छा हाँ सर, समझा समझा, समझ गया।
ये सब गैसियस हाइड्रोकार्बन कूल करने से लिक्विड आसानी से नहीं बनेगा, है ना। जो सबसे आसानी से लिक्विड बन सकता था वो H2O वेपर ही है ना। हाँ सर। ठीक है, चलो एक मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ, शायद उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए तुम लोगों को करने में। C2H2 and CO was exploded with 30 milliliter of oxygen. Gases after reaction had a volume of 34 milliliter. On treatment with KOH, 8 milliliter of oxygen remained. Calculate the composition of the mixture. The C2H2 कितना है और CO कितना है वो तुम लोग को बताना है उसमें। यस बच्चे, कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा इसको? सर 1 मिनट। वैष्णवी, दोनों का एडिशन मिला के ही तो ये 20 नहीं बन रहा है। वैष्णवी, दोनों का एडिशन मिला के 20 जरूर बनना चाहिए था तुम्हारा। यस हरिप्रिया, तुम्हारा आंसर सही है। प्रथनव, तुम्हारा आंसर भी सही है। अमन, तूने शायद जो उल्टा बताया है बेटा, है ना। यस केविन, तुम्हारा आंसर सही है बच्चे। नमन शेट्टी, तुम्हारा आंसर भी सही है। यस प्रथनव, तुम्हारा आंसर सही है। प्रीतन राठौर, तुम्हारा आंसर भी सही है बच्चे। मानस भारद्वाज, तूने मुझे उल्टा आंसर बताया है। यस प्रीतेश पुस्ती, तुम्हारा आंसर भी सही है।
Yes, so as per question is concerned, suppose it is given as एक C2H2 था और एक यहाँ CO था. C2H2 when combined with oxygen, you can write balance reaction as 2CO2 and let's say it is H2O and reaction अगर हम लोग बैलेंस करते तो ये आ जाता 5/2O2. CO can combine with let's say half O2 and can give CO2. इसमें लोग different वॉल्यूम्स assume कर लें इसमें से let's say अगर ये X मिलीलीटर था so you can simply say ये Y मिलीलीटर है and one of the equation is X plus Y equal to 20 milliliter. 30 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट किया है इसको तो यहाँ मेरे पास 5/2 X मिलीलीटर यूज हो जाता और यहाँ मेरे पास Y/2 मिलीलीटर यूज हो जाता. इस वाले केस में ये बन जाना चाहिए था 2X मिलीलीटर और इस वाले केस में ये बन जाना चाहिए था Y मिलीलीटर. नाउ इन दिस केस यस उदय शायद बेटा आंसर उल्टा था, एक बार फिर से चेक करो. Gases after the reaction had a volume of 34 milliliter and on treatment with KOH 8 milliliter of oxygen is remaining. Means can we say जो volume of CO2 था यहाँ it is nothing but 34 minus 8 same as let's say 26 milliliter. ऐसे बच्चे बोल सकते हैं ऐसा कि नहीं? 34 में से बस 8 ऑक्सीजन बच गया. So volume of CO2 it is nothing but 2X plus Y and it should be equal to 26 milliliter. So एक equation ये है. This may be let's say another equation you have equation 2 8 milliliter of oxygen remaining. I hope इन्हीं दो इक्वेशन से दोनों वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं, शायद बाकी की हम लोग को जरूरत ही नहीं है ना. यस तो मैं एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो x का वैल्यू हाँ बच्चे बोलो. हाँ 6 और ये ना क्या 14. हाँ तो ये मेरे पास 6 मिलीलीटर एंड 14 मिलीलीटर आ जाता. तो C2H2 का जो वैल्यू है इट इज 6 मिलीलीटर एंड यहाँ जो CO है इट शुड बी 14 मिलीलीटर. जी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है कुछ? नो सर. ये क्वेश्चन लिख लिया है सब बच्चों ने? नहीं सर. लिख लो और उसका आंसर भी लिख डालो सब जल्दी से. ऐसे क्वेश्चन का वर्कशीट तुम लोग को रात में मैं मेल कर दूंगा, ठीक है? दो वर्कशीट दे दूंगा, एक जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और एक जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. यस बच्चे क्लियर है? यस सर. लिख लिया है? एक मिनट सर.
यस बच्चे लिखा? हाँ सर, हो गया लिख के। yes हाँ, sir. हम लोग और 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, शायद थोड़ा सा और फील आने लगे, है ना, कि क्या है टॉपिक्स। यस, 10 मिलीलीटर ऑफ ए मिक्सचर जिसमें CO है, CH4 है एंड N2 है, exploded with excess of oxygen, gave a contraction of 6.5 milliliter. There was a further contraction of 7 milliliter when the residual gases treated with KOH. What is the composition of original mixture? मैं रिएक्शंस लिख लेता हूं, फिर तुम लोग मुझे आंसर बताना है इसका। यहाँ रिएक्शंस आसान होने वाला है। CO can combine with, let's say, half O2 and can give, let's say, CO2. CH4 can combine with 2O2 and can give, let's say, CO2 can give 2H2O, and N2 can give, let's say, N2. There is no combustion of nitrogen gas. There will be no combustion of nitrogen gas. Here it is, let's say, X milliliter. This will be Y milliliter, and suppose it is Z milliliter. So one of the equation you already know, it is X plus Y plus Z is 10 milliliter. CO से जो CO2 बन जाता, it is X milliliter. CH4 से जो CO2 बन जाता, it is Y milliliter. और ये जो N2 बनता जो पहले से ही है, it is Z milliliter. So here simply you can say volume of final product. Volume of final product is nothing but simply you can say X plus Y, तो CO2 का ही वॉल्यूम है, प्लस N2 का वॉल्यूम, it is X plus Y plus Z, and we already know from equation 1 it is nothing but 10 milliliter. CO2 का वॉल्यूम कितना है सब मिला के? वॉल्यूम ऑफ CO2 is nothing but X plus Y, and X plus Y वॉल्यूम ऑफ CO2 सब मिला के कितना है बच्चे इसमें? इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से there is a 7 further ml. contraction of 7 milliliter, है ना? When residual gases pass through KOH, तो ये 7 milliliter है, ये इक्वेशन 2 है। अभी हम लोगों ने कुछ भी यूज 6.5 मिलीलीटर का नहीं किया है। क्या है वो फंडा 6.5 मिलीलीटर का? सर वो वाटर का ये है क्या वॉल्यूम? बेटा वाटर का वॉल्यूम तो यूजुअली हम लोग तब ले रहे होते थे, यूजुअली एक तो लेते ही नहीं है, और लेंगे भी तब जब ऐसा कुछ लिखा हो कि कूलिंग करने पे इतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ हो, समथिंग लाइक दिस, है ना? सर ऑक्सीजन का है क्या? यस, वेरी गुड। जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया होगा टेक्निकली, है ना? बट इफ यू सी, जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम है वो 10 है, और फाइनली प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी अगर 10 ही मिला, तो कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन में किसकी वजह से हुआ होगा? जो ऑक्सीजन गैस कंज्यूम्ड हो गया है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, you sir. can say volume of O2. यस बच्चे, मैं बस फिर से बताता हूँ, देखो ना। सो है क्या, मेरे पास स्टार्टिंग का जो वॉल्यूम था which is X plus Y plus Z equal to 10 था, और फाइनली जो प्रोडक्ट बन गया है जिसमें CO2 एंड N2 है, वो भी सब मिला के 10 मिलीलीटर ही है। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉन्ट्रैक्शन किसका हुआ होगा? जो ऑक्सीजन गैस कंज्यूम हो गया होगा। yes sir. So volume of oxygen gas consumed should be equal to 6.5 milliliter. Okay, sir. अब हम लोग चाहते तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर ले। क्या आ जाता?
x मिलीलीटर, तो ये कितना आ जाता है XY2 मिलीलीटर O2, और यहां ये आ जाता 2y मिलीलीटर O2। यस, तो सब मिला के O2 कितना कंज्यूम हो जाएगा? डू यू थिंक XY2 प्लस 2y इतना ही कंज्यूम हुआ ना O2 सब मिला के? हाँ सर। अच्छा, ये इक्वल टू हो जाना चाहिए 6.5 मिलीलीटर। आई कैन से इट इज इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 तुम लोग को आंसर भी आ जाना चाहिए यार इसका। यस सर, आ गया। 1 मिनट। यस सर, आ गया। वॉल्यूम ऑफ CO कितना है, वॉल्यूम ऑफ CH4 एंड वॉल्यूम ऑफ N2 कितना है बेटा? CO का वॉल्यूम कितना आ रहा है? 5 ml। 5 ml। CO का वॉल्यूम जो आ रहा है वो 5 ml। CH4 का वॉल्यूम 2 ml। 2 ml। N2 का वॉल्यूम 3 ml। 3 ml। ठीक। यस बच्चे, ये क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन में कुछ डाउट है तुम लोगों को? सर वो अभी भी वो O2 गैस कंज्यूम्ड वाले पार्ट अच्छे से समझा नहीं। अच्छा, मैं देखो फिर से समझाता हूँ क्या है। तो हम लोग फिर से क्या समझ सकते थे कि ये समझने की कोशिश करो कि ये सब मिला के वॉल्यूम, ये सब मिला के वॉल्यूम कितना होगा जो रिएक्ट कर गया है? ये हो जाता 10 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2, है ना? यही है। 10 तो x प्लस वाई प्लस जेड था ही, है ना? हाँ। तो ये मेरे पास डू यू थिंक 10 प्लस XY2 प्लस 2y है ना, सब मिला के वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ जो प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट का सब मिला के वॉल्यूम कितना है? 10। हाँ। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ है? XY2 प्लस 2y। तो वही हम लोग लिख लिया बेटा, XY2 प्लस 2y इक्वल टू 6.5 मिलीलीटर। समझ गया। यस बच्चे, और ध्यान से देखो, कुछ और डाउट रहेगा तो पूछो। लिख के हुआ ये? यस सर। 2 मिनट सर, 2 मिनट। हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे बस, ठीक है? मतलब हो गया बहुत प्रैक्टिस, तुम लोग खुद से अपने आप भी करोगे कुछ। डन सर। डन, ओके, बढ़िया। लेट्स से द नेक्स्ट क्वेश्चन, या लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेट्स से यूडियोमेट्री जो मैं कराऊंगा तुम लोगों को।
a mixture of C3H8 and O2 have total volume of 100 milliliter in an eudiometric tube is sparked, and it is observed that a contraction of 45 milliliter is observed. What can be the composition of reacting mixture? एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट हो सकता है इसमें। तुम लोग कोशिश करो, इसमें एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट हो सकता है ना? वैसे C3H8 का पहले रिएक्शन लिखोगे मस्त। C3H8 when react with oxygen, ये गैस है, ये गैस है, it will give 3 CO2 gas and it give 4 H2O liquid. And in balance reaction it is 5 O2. In balance reaction it is 5 O2. यहाँ जो भी रिएक्शन हुआ है उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि 45 मिलीलीटर का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। मींस डू यू थिंक फाइनली वॉल्यूम कितना बचा है? 55 मिलीलीटर। यस सर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना यूजुअली हम लोग ऑप्शंस एलिमिनेट कर करके कर सकते हैं, है ना? ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ऑप्शंस एलिमिनेट कर करके कर सकते हैं। जैसा अगर मैंने ए ऑप्शन ले लिया, सपोज ए ऑप्शन में ये 15 था। यस प्रथनव, तुम्हारा आंसर सही है। ये लेट्स से 85 था और ये 0 and 0 था ए ऑप्शन के लिए। केविन, नहीं बेटा, आंसर सही नहीं है तुम्हारा। इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है पहले मुझे ये बताओ। 15 5 का कितना हो जाता है? 75। तो ऑब्वियसली C3H8 लिमिटिंग रिएजेंट है, वो पूरा खा लिया जाएगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, 0 है ना। 85 में से कितना कंज्यूम हो जाएगा? 15 का 5 टाइम्स 75 कंज्यूम हो गया है। यस सर। 85 माइनस 75 ये कंज्यूम हो गया है, और CO2 का जो वॉल्यूम है इट इज 45 मिलीलीटर। 85 माइनस 75 कितना हो गया? 10, एंड 10 प्लस 45 ये हो गया 55 मिलीलीटर। तो ए ऑप्शन तो पक्का फिर सही है। हम लोगों को 55 ही चाहिए था ना। यस यस सर। अब ऐसा तुम लोग चाहो तो 1 by 1 फिर सबके लिए देख लो, ऐसा करके, है ना। 5 टाइम्स कंज्यूम हो जा रहा है बेसिकली वो, है ना। बी वाले पार्ट में देख लो, शायद बी वाला पार्ट भी मैच कर रहा है। देखो बी वाले केस में ये 25 मिलीलीटर है और ये 75 मिलीलीटर है N0। इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? O2 0 हो जाता और 75 डिवाइडेड बाई 5 मींस 15 कंज्यूम हो जाता। तो ये बच जाता अगेन 25 माइनस 15 और ये बन जाता 45। सो ये फिर से कॉम्बिनेशन मेरे पास आ जाता 55 मिलीलीटर। मींस बी ऑप्शन भी आंसर है, ए ऑप्शन भी आंसर है, और ऐसा प्रूव कर लेंगे कि भाई सी एंड डी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है ना। यस, ऐसे हम लोग प्रूव कर लेंगे कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आंसर नहीं है। अच्छा, क्लियर है ये?
सर आप इसको एक बार फॉर्मूला से सॉल्व करके बता सकते हो? नहीं, फार्मूला से किया है। 1:5 का रेशियो होगा बेटा रिएक्शन करने के लिए। सर मतलब सब्जेक्टिव वे में अगर हाँ सर, अगर सब्जेक्टिव में जैसे कि अभी हमने ऑप्शंस देख के कर लिया ना। बेटा ये क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन देख के ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन ही बनेगा और उस एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो सीधे सीधे सॉल्व नहीं होंगे बेटा, ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा हमको, है ना। ओके सर। और यही तो अच्छी बात है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, है ना। और कोशिश भी करना है बेटा, पहले ऑप्शन साथ साथ में पढ़ना है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है उतना ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस पढ़ना भी होता है ना। Yes, बच्चे, getting my point? यस सर। लिख के हो गया है? 2 मिनट से। अब तो पक्का लिख लिया है, मुझे पता है ना। हाँ सर। ना ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, अब यूडियो मटेरियल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा Yes, तो। sir. यस सर। ठीक, बढ़िया। So next topic related to gaseous state is, you can say it is diffusion or effusion of the gases. Diffusion, you can say it is effusion of gases. Diffusion or effusion of the gases. कुछ नाम सुना है सर? डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या होता है? Okay, so diffusion means intermixing of gases technically, है ना? So I can simply say it is intermixing of gases due to partial pressure difference. It is intermixing of gases due to partial pressure difference. Even I can simply say against gravity. For example, जैसा मैं समझाता भी हूं तुम लोगों को, सपोज एक ये मेरे पास वेसल है एंड इट हैज ए सेपरेटर इनिशियली। इस हाफ में सपोज कोई हैवियर गैस है
लेट्स से इस हाफ में कोई हैवियर गैस था मेरे पास O2 गैस, जिसका जो पार्शियल प्रेशर है या जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर था। इस वाले हाफ में लेट्स से सपोज मेरे पास हाइड्रोजन गैस था तो जिसका प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर। नाउ सपोज इफ यू रिमूव द सेपरेटर, सपोज अगर मैं सेपरेटर रिमूव कर दिया तो ऑल्दो ऑक्सीजन गैस इज हैवियर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन गैस, बट डू यू थिंक ऑक्सीजन ऊपर जाएगा और हाइड्रोजन नीचे आएगा? Yes, sir. Yes, so you can say hydrogen will try to move downward and oxygen will try to move upward. Although दोनों का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर था, तो ऑक्सीजन ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0 था, है ना? तो ऑक्सीजन थ्रू आउट द बल्क अपना प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ऐसा ही हाइड्रोजन भी थ्रू आउट द बल्क अपना पार्शियल प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। सो ड्यू टू देयर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। जी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सर Yes, फिर sir. से Yes, sir. एक बार और जब समझा दो। मैं जैसे ये बोल रहा था कि भाई ये मेरे पास सपोज एक पहले सेपरेटर था, ऊपर हाइड्रोजन था और नीचे ऑक्सीजन था, दोनों साइड 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर था। बट अगर मैं सेपरेटर को यहां से हटा दूं तो हाइड्रोजन गैस नीचे आने की कोशिश करेगा और ऑक्सीजन गैस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। मतलब मैं सिंपल समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज जिस रूम में तुम लोग हो अभी, उस रूम में सिंपल एयर है ना, एटमॉस्फेरिक एयर। नाउ सपोज तुम लोग जो एडजेसेंट वाला रूम है उसमें सपोज मिथेन गैस होता है 1 एटमॉस्फेयर पे, और तुम्हारे पास भी जो रूम है उसमें भी 1 एटमॉस्फेयर है। अब दोनों के बीच का अगर डोर ओपन करोगे तो मिथेन तुम्हारे रूम में आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। आएगा, और तुम्हारे रूम का एयर उधर चला जाएगा, है ना? सो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन, है ना? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। अच्छा, फर्दर यू कैन से diffusion of gases through tiny hole is also known as effusion. Diffusion of gases through tiny hole is also known as effusion. Are you getting my point? अच्छा, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन हम लोग मेजर कैसे करते होंगे? I can say here, let's say rate of effusion can be measured. Rate of effusion can be measured in terms of rate of effusion can be measured in terms of, you can simply say volume or mass get effused पर यूनिट टाइम, है ना? कितना वॉल्यूम या कितना मास इफ्यूज हो जाएगा पर यूनिट टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। एक एग्जांपल हम लोग समझ भी लेंगे इसको लेके।
सर आप एक लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से बता सकते हैं? जैसे ये बोला ना, जो रेट ऑफ इफ्यूजन है कि कितना गैस इफ्यूज कर रहा है, हम लोग मेजर कैसे करते होंगे, कितना वॉल्यूम या कितने मोल्स गैस के लीक हो गया है या इफ्यूज हो गया है पर यूनिट टाइम। तो हम लोग मेजर कैसे करेंगे, वही करेंगे ना, कितना वॉल्यूम कम हो गया है लेट्स से गैस का, है ना, या कितना वॉल्यूम इफ्यूज हो गया है पर यूनिट टाइम। यस सर। Now let's say further, if you see, suppose मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है, सपोज एक मेरे पास ऐसा अगर कंटेनर है जहां एक छोटा सा होल हो गया है कंटेनर के अंदर, और सपोज इस कंटेनर में इफ आई फिल हाइड्रोजन गैस, सपोज if I fill hydrogen gas inside the container, so do you think hydrogen gas का suppose अंदर जो partial pressure है वो P atmosphere है, open atmosphere में hydrogen gas का partial pressure कितना होता है nearly? open atmosphere में hydrogen gas का partial pressure कितना होता है nearly? 0.01 मतलब जीरो होता है ना, हाइड्रोजन मतलब नियरली, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, इस टाइप के गैसेस तो नेग्लिजिबल ही होते हैं ना ओपन एटमॉस्फेयर में। यस सर। Yes. सो डू यू थिंक ये जो हाइड्रोजन गैस है इट विल ट्राई टू मूव आउटसाइड एंड साइमल्टेनियसली यू कैन सिंपली इमेजिन कि ये जो एयर हो सकता था इट विल ट्राई टू एंटर इनसाइड। Are you getting my point? Yes, sir. Yes. तो यही इसी फिनोमिना को हम लोग इफ्यूजन बोल रहे हैं, है ना। यही जो फिनोमिना है इसको हम लोग इफ्यूजन बोल रहे हैं, है ना, कि हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा, एयर अंदर चला जा रहा है, तो यू कैन सिंपली से इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस थ्रू टाइनी होल। Yes. Okay, so further you can say rate of effusion. Rate of effusion, let's say R। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के? सर आर इधर रेट ऑफ एफ्यूजन है, रेट ऑफ इफ्यूजन है, तो डू थिंक इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस? डायरेक्टली होना। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होगा उतना तेजी से इफ्यूज करेगा। इट इज एज सिंपल, यू कैन जस्ट इमेजिन कि भाई मेरे किसी टायर में, किसी ट्यूब में हवा भरा हुआ है और वो लीक होना स्टार्ट हो जाए, तो स्टार्टिंग में बहुत तेजी से लीक होता है ना, फिर धीरे धीरे जैसे उसका प्रेशर कम होता जाएगा वो और स्लो लीक करेगा बेसिकली, है ना। यस सर। तो ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। कैन वी से इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेट्स से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ होल? Yes, sir. जितना ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता शायद उतने ज्यादा मोल्स इफ्यूज कर जाते ना पर यूनिट टाइम। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Now just tell me it should be directly proportional or inversely proportional to molecular mass of gas जो इफ्यूज करने वाला है। मतलब हैवियर गैस ज्यादा तेजी से इफ्यूज करेगा कि लाइटर गैस ज्यादा तेजी से इफ्यूज करेगा? Lighter gas. Lighter. So it should be inversely proportional to, you can simply say, square root of, let's say, molar mass of gas. So rate of effusion is directly proportional to partial pressure difference. Rate of effusion directly proportional to cross-sectional area of hole.
rate of effusion is directly proportional to 1 divided by square root of molar mass of the gas. स्क्वायर रूट ही क्यों आया वो हम लोग समझ लेंगे, देखो अभी, है ना. बट यू कैन सिंपली सी ओवरऑल rate of effusion, or it is same as diffusion, R is found to be, मैं पार्शियल प्रेशर डिफरेंस को ऐसा लिख लूं डेल्टा पी. यस सर. मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को लिख लेता हूं A, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो तुम लोग को याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T आल्सो टेम्परेचर. रेट ऑफ इफ्यूजन, लेट्स से इसको मैं लिख लेता हूं कि ये डेल्टा P है. क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेट्स से A, और M लेट्स से यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास है. स्क्वायर रूट कैसे हम लोग को एक्सपेरिमेंटली पता चला वो देख लेंगे अभी. बट सर वो फॉर्मूला में A क्रॉस सेक्शनल एरिया का A है ना? हाँ, वो A क्रॉस सेक्शनल एरिया का A है. कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है, T टेम्परेचर इन केल्विन है. सो ये फार्मूला तुम लोग को याद रखना है ना. यस, रेट ऑफ, बेटा ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, रूट ऑफ टेम्परेचर है ना. हम लोग समझेंगे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ जाता, तो उस क्रॉस सेक्शन पे आके टकराने वाले गैसेस मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, समथिंग लाइक दिस. तो टेम्परेचर भी स्क्वायर रूट के अंदर ही है ना? हाँ बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर ही है टेम्परेचर. सो ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेट्स से पार्शियल प्रेशर डिफरेंस. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, and it is inversely proportional to square root of molar mass. Done, sir. Done? अरे सर एक मिनट, सर एक मिनट. हाँ सर, डन. अच्छा, एक मिनट है, मैं तुम लोग के साथ देखो कुछ शेयर भी करता हूँ. वो तुम लोग को नोट्स में लिखना भी है कि भाई मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास है, ये हम लोग को कैसे पता चला होगा एक्सपेरिमेंटली, है ना. मैं देखो एक पिक्चर तुम लोग का शेयर करता हूं, तुम लोग मॉड्यूल में भी ऐसा लिखा है मैंने, है ना. क्या है? स्कॉटिश फिजिकल केमिस्ट थॉमस ग्रैम्स research on diffusion of gases was triggered by his reading about observation of German chemist
जॉन डॉवर्नियर, ये सब नाम सुना है? जॉन डॉवर्नियर, कुछ पीरियोडिक टेबल में नाम सुना होगा। Yes, sir. Yes, sir. Dovenier Yes, sir. triad, yes, that Double hydrogen NR. gas effused out a small crack in a glass bottle faster than surrounding air diffuse into replace it. तो हाइड्रोजन जो लाइटर है वो शायद ज्यादा इफ्यूज कर सकता था। Grams measured the rate of effusion of different gases experimentally through a fine tube. In this way, he shows down the process. He slow down the process basically, so that he can studies quantitatively, means वो measure कर पाए। He plotted different graph of diffusion or effusion 100 milliliter of different gases at 25 degrees Celsius. According to Grams, the rate of effusion or diffusion of gas at constant pressure and temperature is inversely proportional to square root of molar mass of gas. तो बच्चे ये जो भी हम लोग लिख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ है ना। Yes, sir. ठीक है, तो जो लिखने का है तुम लोग लिख ये सकते हो, ये तुम लोग के मॉड्यूल में ही सही है ना, जो मैंने पढ़ के सुनाया तुम लोगों को अभी। So you can say according to let's say Graham's law of effusion. According to Graham's law of effusion, the rate of effusion of gas, I can say, into vacuum at constant pressure and temperature through given tiny hole is inversely proportional to molecular mass. According to Graham's law of effusion, the rate of effusion of gas into vacuum at constant pressure and temperature through given tiny hole is inversely proportional to molecular mass. मतलब point is, यहाँ मेरे पास कोई भी गैस है जो P प्रेशर पे है, T टेम्परेचर पे है, यहाँ एक होल है जहां से वो गैस रिलीज होने वाला है। सो ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन है, रेट ऑफ इफ्यूजन R is inversely proportional to square root of molecular mass of gas at given pressure and temperature. Do you think partial pressure difference बस यहाँ प्रेशर ही बन जाएगा क्या, क्योंकि बाहर तो जीरो है। Yes, sir. So further I can say, let's say R2 divided by R1 should be equal to square root of molecular mass of gas 1 divided by molecular mass of gas 2, or it should be equal to density of gas 1 divided by density of gas 2. We know density is nothing but PM by RT, ये होता है ना। Yes, sir. तो जो लाइटर गैस होगा वो ज्यादा फास्ट इफ्यूज करेगा इन कंपैरिजन टू डेंसर गैस। बच्चे लिखा है ऐसा,
Yes, sir. नहीं सर, 2 मिनट। नहीं सर, सर आपने रूट में लिखा है वो रो है ना? हाँ रो है बेटा, वो डेंसिटी है ना, यस। मतलब इसको हम लोग डी भी लिख सकते थे, स्मॉल डी है ना, d1 डिवाइड बाई d2। सर वो पी और रो में कंफ्यूजन हो रहा है सर। डी आप बता सकते हो कौन से डी है? चलो देखो, ये जो रेड में लिखा हुआ है वो रो है ना? अच्छा, अब ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। एक क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग इसके बेस पे। सोचे लिखा है इतना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट इज, लेट्स से एक आसान सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे। लिखना, इफ 10 milliliter of helium gas can effuse through tiny hole within 20 seconds. If 10 milliliter of helium can effuse through tiny hole within 20 seconds, then how much time CH4, how much time same volume of CH4, how much time same volume of CH4 will take to get effused under identical condition. If 10 milliliter of helium can effuse through tiny hole within 20 seconds, how much time same volume of CH4 will take to get effused under identical conditions? कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है मेरे पास, और सब आंसर सही भी है। You can just say by at constant pressure and temperature, rate of effusion of, let's say, CH4 is to rate of effusion of helium should be equal to molecular mass of helium divided by molecular mass of CH4. CH4 का let's say कितना है 10 milliliter and time of CH4 divided by 10 milliliter और ये है 20 second should be equal to helium का molecular mass 4 है और CH4 का molecular mass 16 है। Further, you can say 2 divided by time of CH4 should be equal to कितना होगा भाई, ये कुछ गड़बड़ किया है, 10 10 अच्छा 20 होगा ये, 20 and divided by 1/2. From here, time of CH4 will be nothing but 40 seconds.
क्या सच लिख लिया है ये? यस सर। यस सर। आई होप यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ हम लोग डाउट डिस्कस कर लेते हैं अभी, है ना? ओके सर।